नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर में इकोलॉजिकल निकेत, इसमें भी निकेत अतिक्रमण, इस पर एनवायरमेंट बायोलॉजी का ही एक टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे। और निकेत में एक ओवरलैपिंग कभी-कभी बाहरी रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वे जंतु जातियां एक समान निकेत पर निवास कर रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या वास्तविक सामंजस्य स्थापित होने की समस्याएं हो सकती हैं, अथवा गॉस के प्रतिस्पर्धा सिद्धांत से किसी एक जाति का वर्जन करके दूसरी जाति संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लेगी। इन प्रश्नों पर सही उत्तर निकेत के वास्तविक परिस्थितियों, कारकों, विशेषकर भोजन के प्रकार, उपलब्धि पर निर्भर करेगा। आप भी देखें, चोटियों के बीच की जो दूरी है, ये मेंशन्ड है। अतिक्रमण, निकेत एक ही व्यापकता है प्रजाति, उसके बाद में वह प्रजाति और निकेत वह उसकी व्यापकता, और इस दोनों की वजह से ये जो एरिया अतिक्रमण वाला है, ये निकेत अतिक्रमण कहलाता है। जब समान निकेत पर रहने वाली दो जातियों की पोषण विधि और भोजन में समानता होती है, तो निश्चित रूप से दोनों में बड़ी स्पर्धा छिड़ जाती है, जिससे अंत में एक जाति दूसरी जाति को समाप्त करके संपूर्ण निकेत पर स्थापित हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब ड्रोसोफिला मक्खी की एक जाति को से भरे एक पिंजरे में यदि एक मादा डी मेलानोगास्टर को छोड़कर दे, तो कुछ समय पश्चात पहली मक्खी की समस्त जीव संख्या को डी मेलानोगास्टर की बढ़ती जीव संख्या समाप्त कर देती है। लेकिन उपरोक्त उदाहरण के अतिरिक्त प्रकृति में ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनके एक निकेत में जातियां स्थायी रूप से सामंजस्य बनाकर निवास करती हैं। इस प्रकार के सामंजस्य का मुख्य कारक भोजन भिन्नता है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों जातियों में भोजन के लिए टकराव, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। वास्तव में देखा जाए तो मूल निकेत में यद्यपि दोनों जातियां एक साथ रहती प्रतीत होती है, परंतु पोषण के आधार पर विभाजित होने में तो भिन्न भिन्न उपनिकेतों में क्रियाशील रहती है। इस प्रकार क्षेत्रीय आधार पर भारी रूप से मूलत एक निकेत में वास्तव में दो उपनिकेत हैं। उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करने के लिए हाइंसन ने ब्रेटमैन नामक कीड़े की तालाबों के साथ साथ पाई जाने वाली दो जातियों के उदाहरण का एग्जाम्पल दिया। बोटमैन की एक जाति बड़े, दूसरी जाति छोटे आकार की होती है। वही जाति तालाब में उपस्थित अन्य कीड़े मकोड़ों और अन्य कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करती है, परंतु छोटी जाति कार्बनिक पदार्थों के सूक्ष्म कणों को भोजन करती है। ये सूक्ष्म कण पौधा बड़ी जाति के भोजन के उपरांत बने हुए फालतू पदार्थ होते हैं। इस प्रकार दोनों जातियों के पोषण स्पर्धा शून्य होने की आपसी सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इस उदाहरण को यदि हम डार्विन के प्राकृतिक चयन में और संदर्भ में देखें, तो मूल स्थिति बिल्कुल विपरीत है। प्रारंभ में बोटमैन कीड़े की एक मूल जाति मूल निकेत पर स्थापित हुई होगी, परंतु जीव संख्या वृद्धि से भोजन स्पर्धा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए भोजन भिन्नता का मार्ग अपनाकर मूल जाति के कुछ सदस्य अन्य सदस्यों से अलग होकर दो विभिन्न जातियों के विभाजन हो गया। इससे निकेत पर मूल कोई अंतर नहीं आया, परंतु मूल जाति के पोषण विभिन्नताओं में एक निकेत से उपनिकेत के रूप में कार्यशील हो गया। बाहरी रूप से एक निकेत में दो
जातियों का सामंजस्य की स्थिति दिखाई देती है। कैपेसिटी ऑफ लिखित लिखित में कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता है जो अधिकांश लिखित जटिलता का उदाहरण है गहरे समुद्र में स्थित खाइयों और शांत पहाड़ों की गुफाओं में तुलनात्मक रूप से सरल निकेत माना गया है, परंतु इसमें विपरीत उथली झील और वन अधिक जटिलता है। किसी विशेष निकेत की सफलता जटिलता अनेकों अजैविक और जैविक कारकों के प्रभाव पर निर्भर करती है। गहरी समुद्र खाइयों और गुफाओं में विभिन्न कारक जैसे ताप, प्रकाश, आर्द्रता आदि लगभग स्थिर रहते हैं, परंतु उत्तरी झीलों और वनों में ये कारक निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं और इसमें निवास करने वाले अनेकों जंतुओं को जीवन चक्र भी अधिक जटिल हो जाता है। उदाहरण के लिए मच्छर का प्रारंभिक जीवन लार्वा के रूप में जल ही सतह पर आरंभ हो जाता है। लार्वा सूक्ष्म जलीय पदार्थों का भोजन करता है, परंतु वयस्क अवस्था में हवा में उड़कर मनुष्य और पशुओं पर रक्त चूसकर जीवन यापन करता है। इसी प्रकार मलेरिया परजीवी भी अलग-अलग कोशिकाओं में अपने-अपने जीवन चक्र की अवस्थाएं करते हैं। इसी प्रकार वातावरण में परिवर्तन शील जैविक और अजैविक कारक विभिन्न निकेत की संरचना को जटिल कर देते हैं। परिस्थिति की तुल्य इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट भौतिक रूप से दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले वे प्राणी जिनकी निकेत संरचना समान होती है, पारिस्थितिक तुल्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया का कंगारू उत्तरी अमेरिका में बाइसन का पारिस्थितिक तुल्य है। यद्यपि ऑस्ट्रेलिया भौगोलिक रूप से उत्तरी अफ्रीका के हजारों किलोमीटर दूर है, परंतु कंगारू और बाइसन की निकेत संरचना समान होने से दोनों परिस्थितियां करेक्टर डिस्प्लेसमेंट जब दो मिलते-जुलते लक्षणों वाली जातियां समान निकेत पर निवास करती है, तब एक दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण घुसपैठ होना स्वाभाविक है। ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों जातियां के ये सदस्य घुसपैठ वाले क्षेत्र में से दूर पाए जाते हैं, लगभग समान लक्षण वाले प्रदर्शित करते हैं, परंतु घुसपैठ वाले क्षेत्र में सदस्यों से स्पष्ट लक्षण भेद होता है। अर्थात निकेत में घुसपैठ वाले क्षेत्र रहने वाली जातियों का लक्षण भेद अधिक स्पष्ट होता है। यह निकेत में घुसपैठ और आपसी टकराव वाले क्षेत्र में विचलन द्वारा विस्थापित होता है। एक देशीय और विभिन्न देशीय जाति जब विभिन्न जातियां समान पैतृक निवास से उत्पन्न होकर समान क्षेत्र में निवास करती है, तो उन्हें एक देशीय जाति कहते हैं। ये देशीय जाति में विचलन प्रक्रिया के लक्षण विस्थापित होता है, परंतु इसके विपरीत भिन्न देशीय जाति A1, A2 विभिन्न पैतृक निवास स्थानों से उत्पन्न होने के बाद अलग-अलग दिशाओं में बढ़कर अर्थात एक समान पैतृक निवास स्थानों में ए से उत्पन्न होने के बाद अलग दिशाओं में बढ़कर एक समान निकेत बिंदु पर आकर निवास करने लगती है। इस प्रक्रिया विस्थापन के ठीक विपरीत कन्वर्जेंस की प्रक्रिया है, जिससे लक्षणों की समानता उत्पन्न होती है। सिट्टा नामक चिड़िया की दो एक देशी जाति जो समान निकेत में रहती है, वह स्पष्ट लक्षण भेद करता होता है। विचलन में यह विस्थापन के कारण दोनों एक बार देखने पर तुरंत अलग-अलग पहचाना जा सकता है। एक जाति में तुलनात्मक रूप से चोंच और मुख की आकृति काली पट्टी अधिक बड़ी विस्तृत होती है, परंतु दूसरी जाति में ये लक्षण अल्प और विस्तृत और सूक्ष्म होते हैं। चोंच का यह अंतर भोजन प्रक्रिया में परिवर्तन करके भोजन स्पर्धा को कम और समाप्त कर देता है। ये विपरीत सिट्टा की दो विभिन्न देशीय जातियां अभिविन्दुन की प्रक्रिया में इतनी अधिक समान होती है
देती हैं कि जिससे वास्तविक अंतर केवल कोई पक्षी विशेषज्ञ ही कर सकता है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका आज यही समाप्त होता है।